नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 7 की बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की खेलों के महाकुंभ ओलंपिक अपडेट के साथ। तो आज ओलंपिक में भारत के लिए सुपर संडे रहने वाला है, क्योंकि ओलंपिक के मैदान में आज भारत के स्टार खिलाड़ी उतरेंगे। बॉक्सर मैरी कॉम, बैडमिंटन प्लेयर PV सिंधु का आज मुकाबला होने वाला है। इसके साथ ही हॉकी, टेबल टेनिस और स्विमिंग के खिलाड़ी भी आज मैदान पर उतरने वाले हैं। आपको बता दें, कल भारत को वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल दिलाया था। सिल्वर जीतने वाली मीराबाई को 1 करोड़ का इनाम का ऐलान कर दिया गया है। CM N बिरेन ने बातचीत के दौरान इस बड़ी राशि का ऐलान किया है। तो आज ओलंपिक में भारत के लिए सुपर संडे रहने वाला है, क्योंकि जो सुपर खिलाड़ी है, स्टार खिलाड़ी है, जिनकी तरफ सबकी नजरें टिकी हुई है, आज उनका मुकाबला होने वाला है। स्टार खिलाड़ी में भले बात हो बॉक्सर मैरी कॉम की या फिर सिल्वर गर्ल PV सिंधु की हम बात करें, जिन्होंने पिछले बार के ओलंपिक में भारत का मान रखा था। इस बार फिर से वो मैदान पर होंगी और इसके साथ ही टेबल टेनिस और स्विमिंग के भी एथलीट आज मैदान पर उतरने वाले हैं। तो कल का आगाज हुआ था बेहद खास। कल सिल्वर मेडल भारत को मिला था। वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल दिलाया था और आज भी पूरे देशवासियों को उम्मीद है मैरी कॉम से, PV सिंधु से और इसके साथ ही कई स्टार खिलाड़ी आज ओलंपिक के मैदान पर उतरने वाले हैं। इसके साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि सिल्वर मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू को CM ने 1 करोड़ का ऐलान किया है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बात की है मीराबाई चानू से। मेडल जीतने के बाद लगातार बधाइयों का दौर भी जारी है और आज संडे है, ऐसे में आज के दिन का रोमांच और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लगातार सबकी नजरें टिकी हुई है कि जब आज स्टार खिलाड़ी ओलंपिक के मैदान पर उतरेंगे तो आज और भी ज्यादा कमाल होगा। चलिए और अब बात करते हैं कुछ दूसरी खबरों की। बड़ी खबर हम आपको बता दें, रायपुर दौरे पर है PL पुनिया और आज कांग्रेस प्रभारी PL पुनिया मैराथन बैठक लेंगे। प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की बैठक होगी और इस दौरान निगम मंडल के पदाधिकारियों से भी उनकी चर्चा होगी। आपको बता दें, कल CM भूपेश बघेल और PL पुनिया के बीच बातचीत हुई थी, चर्चा हुई थी और कई अलग अलग विषयों पर दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई है। तो रायपुर दौरे पर है प्रदेश कांग्रेस प्रभारी PL पुनिया, निगम मंडल के पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे, कार्यकारिणी की भी बैठक लेंगे। और कल की अगर बात की जाए तो कल पहुंचे थे रायपुर और इस दौरान CM भूपेश बघेल और PL पुनिया के बीच अलग अलग विषयों पर CM हाउस में लंबी बातचीत भी हुई थी, विचार विमर्श भी हुआ था। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कोरोना काल के बाद सबसे बड़ी ऑफलाइन परीक्षा कराने जा रहा है। MPPSC प्री एग्जाम आज ऑफलाइन होने जा रहे हैं और परीक्षा के लिए प्रदेश के 52 जिलों में 1011 सेंटर बनाए गए हैं और इन सेंटर्स में 3,44,491 अभ्यर्थी शामिल होंगे। कोविड पॉजिटिव अभ्यर्थियों के लिए 64 केंद्र अलग से बनाए गए हैं, जहां उनकी देखभाल के लिए एक डॉक्टर और नर्स की टीम मौजूद रहेगी। पहला सत्र सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा और दूसरा सत्र दोपहर 2:15 बजे से शाम 4:15 बजे तक रहेगा। अधिकारियों के मुताबिक सभी केंद्रों पर अभ्यर्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। इससे पहले कोरोना संक्रमण के चलते 2 बार परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाया गया, जिसकी वजह से अभ्यर्थियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। वहीं आज दोपहर 12 बजे छत्तीसगढ़ 12वीं बोर्ड के नतीजे भी जारी कर दिए जाएंगे। इस बार 2,89,506 छात्रों ने 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में हिस्सा लिया था। कोरोना वायरस को देखते हुए इस बार जो एग्जाम हुए हैं वो ओपन बुक पैटर्न पर हुए हैं। छात्र स्कूल से उत्तर पुस्तिका और प्रश्न पत्र घर लेकर गए और 5 दिन के बाद उसे जमा किया गया। उम्मीद की जा रही है कि इस बार के नतीजे बहुत अच्छे आएंगे। लंबे इंतजार के बाद अब नतीजे जारी किए जा रहे हैं।
और चलिए अब जान लेते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आज क्या कुछ खास रहने वाला है। रायपुर से हमारे साथ प्रिया पांडे जुड़ी हैं और भोपाल से हमें जानकारी देंगी नीलम। नीलम, सबसे पहले आपकी तरफ रुख करते हैं, आज क्या कुछ खास रहने वाला है मध्य प्रदेश में? जी आकांक्षा, मध्य प्रदेश की यदि हम बड़ी खबरों पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं हैं वो आज होने वाली है। राज्य सेवा और वन सेवा परीक्षा प्रारंभिक जो होती है 2020 के लिए काफी लंबे समय से अभ्यर्थी जो है इसका इंतजार कर रहे थे। चूंकि कोरोना काल के चलते इसे कई बार पोस्टपोन भी किया गया था, जो कि आज जो है होने जा रही है। पूरे अगर हम राजधानी भोपाल में व्यवस्थाओं की बात करें तो करीब 72 सेंटर्स बनाए गए हैं और खासतौर पर कोविड पॉजिटिव जो पेशेंट है उनके लिए 3 सेंटर खासतौर पर बनाए गए हैं, जहां पर मरीजों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर और नर्स की टीम तैनात रहेगी। पूरे प्रोटोकॉल का पालन करने की सख्त हिदायतें दी गई है। अधिकारियों ने पहले ही व्यवस्थाओं के साथ व्यवस्थाओं को लेकर के बैठकें कर ली थी कि किस तरीके की व्यवस्थाएं रहेंगी। कोरोना प्रोटोकॉल का, सोशल डिस्टेंसिंग का खासतौर पर पालन करने की हिदायतें दी गई हैं। इसलिए सेंटरों की संख्या को ज्यादा से ज्यादा रखा है ताकि एक सेंटर पे भीड़ जमा ना होनी पाए। तो 2 सत्र इसके आयोजित होने वाले हैं, एक सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, दूसरा उसके बाद 2:15 बजे से लेकर शाम को 4:15 बजे तक रहेगा। और पूरे अभ्यर्थियों की पहले ही जो है थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। वहां पर उनको सैनिटाइजर की बोतल अपने साथ रखना अनिवार्य होगा और पूरे प्रोटोकॉल का ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाए। इसलिए स्टाफ जो वहाँ पे ड्यूटी स्टाफ रहेगा उन्हें भी हिदायतें दे दी गई है कि किसी तरह की कोई भी लापरवाही जो है कोरोना प्रोटोकॉल में ना देखने को मिले और कोविड पॉजिटिव जो भी पेशेंट है उनका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा जाए और पूरे उनको दवाइयों के साथ और डॉक्टर्स की निगरानी में जो है वो परीक्षा दे पाए आसानी से। इसकी व्यवस्थाएं जो है पूरे मध्य प्रदेश में की गई है। इसके अलावा हम यदि मौसम की बात करें तो लगातार पिछले 24 घंटे से पूरे मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय रहा है। कई सारे जिलों में भारी बारिश हुई है। करीब 27 जिले ऐसे रहे हैं जहां पे मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया था, वहां पर भारी बारिश का और इसके साथ ही साथ बिजली गिरने और चमकने की घटनाओं को लेकर भी निगरानी की बात मौसम वैज्ञानिकों ने कही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान की बात करें तो अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य प्रदेश में लगभग ऐसा ही मौसम रहने वाला है। जमकर जो बारिश है वो होने वाली है क्योंकि काफी लंबे समय बाद मानसून मध्य प्रदेश में सक्रिय हुआ है। राजस्थान के आसपास और यूपी के आसपास जो सिस्टम बने हुए हैं उसके प्रभाव के चलते मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में अच्छी खासी बारिश जो है देखने को मिल रही है। और वहीं राजधानी भोपाल में भी पिछले 48 घंटों से अच्छी खासी बारिश दर्ज की गई है और जिसके चलते अधिकतम तापमानों में भी काफी हद तक गिरावटें आई है और जो मौसम वातावरण है वो ठंडक का एहसास करवा रहा है। आकांक्षा, बिल्कुल नीलम, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रिया भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रिया, छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास रहने वाला है, सियासी खबरें और इसके अलावा बड़ी आम खबरें? बिल्कुल आकांक्षा, मिशन 2023 को लेकर प्रदेश भर में सियासी हलचलें जो हैं वो तेज हो गई हैं। दोनों ही पार्टियां लगातार बैठकें कर रही हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया 3 दिवसीय दौरे पर हैं। कल वे राजधानी रायपुर पहुंचे, उनके साथ चंदन यादव जो कि प्रभारी सचिव हैं और उल्का दोनों ही रायपुर पहुंचे और यहाँ पर अब मैराथन बैठकों का दौर जारी है। कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया की लंबी बातचीत हुई है और प्रदेश भर में अब किस तरीके से संगठन विस्तार किया जाना है, कार्यकर्ताओं को किस तरीके से फिर से एक बार रिचार्ज करना है, इन तमाम विषयों में विस्तार से चर्चा की गई है। आज प्रदेश कार्यकारिणी के अलावा बैठकें जो है वो जिलाध्यक्षों की हैं, निगम मंडल के जो पदाधिकारी हैं उनकी बैठक है। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक जो है इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि सरकार माफ कीजिएगा कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से विस्तार की ओर देख रही है, पार्टी विस्तार की बात चल रही है। तो ऐसे में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं प्रदेश कार्यकारिणी में और पदों के लिए। इसके अलावा निगम मंडलों से कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो नाखुश हैं, तो उनको अब किस तरीके से प्रदेश की जो पार्टी है, प्रदेश की जो कार्यकारिणी है या प्रदेश के जो पद है उसमें किस तरीके से मैनेज किया जाए, किस तरीके से कार्यकर्ताओं को खुश किया जाए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये बात जानती है कि 2018 का विधानसभा चुनाव के नतीजे इतने बड़े पक्ष में उनके लिए इसलिए रहे क्योंकि कार्यकर्ता रिचार्ज थे, कार्यकर्ता काम कर रहे थे और अभी भी जरूरी है कि अगर 2018 जैसे नतीजे आगे भी लाने हैं आने वाले चुनाव में भी, मिशन 2023 में भी, तो जरूरी रहेगा कि कार्यकर्ता भी रिचार्ज रहे और कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम करें। तो इसके लिहाज से भी ये बैठक महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा निगम मंडलों के
जो पदाधिकारी जो अध्यक्ष उनसे भी चर्चा की जाएगी, उनको अब किस तरीके से काम करना है और क्या क्या नई नई जिम्मेदारियां उन्हें दी जा सकती हैं, इन पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसके अलावा 12वीं बोर्ड के छात्रों के लिए आज एक अच्छी खबर है कि आज 12वीं बोर्ड के नतीजे माध्यमिक शिक्षा मंडल छत्तीसगढ़ जो है वो जारी कर रहा है। इस साल 2,89,506 छात्रों ने इस परीक्षा में भाग लिया। इस बार ये उम्मीद है कि परीक्षा के जो नतीजे हैं वो बहुत बेहतर होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, क्योंकि इस बार ओपन बुक पैटर्न में परीक्षाएं हुए हैं, यानी कि छात्र अपने उत्तर पुस्तिका और प्रश्न पत्र अपने घर लेकर गए, 5 दिन में उसे हल किया और उसके बाद अपने अपने स्कूलों में जमा किया है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस बार नतीजे बेहद अच्छे होंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं 10वीं बोर्ड की तर्ज पर ही पास होंगे। इसके अलावा प्रदेश में लगातार संक्रमण की रफ्तार जो है वो धीमी होती जा रही है। बीते 24 घंटे में लगभग 150 नए संक्रमण के मरीज मिले हैं और ये राहत की खबर है आकांक्षा, क्योंकि एक दौर था कि रोजाना नए रिकॉर्ड दर्ज हो रहे थे। ऐसे में अब कम हो रहे आंकड़े राहत देने वाले हैं। ठीक है नीलम और प्रिया, आप दोनों ही जो बड़ी खबरें हैं उनके फॉलोअप और अपडेट हम आप दोनों से लेते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों का ही शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। चलिए इन बड़ी खबरों के बाद रुक करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। तो छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जिलों में बारिश के चलते हालात खराब हो गए हैं। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सूरजपुर की है, जहां एक साइकिल सवार बारिश में बह गया, जिसे रस्सी से खींचकर बाहर निकाला गया। वहीं कोरिया में भी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं, लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। पेड्रा में बारिश के कारण नदी और बांध भर गए हैं और नहर से छोड़ा गया पानी अब फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। कवर्धा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कवर्धा में अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन किसानों को डर है कि कहीं ज्यादा बारिश फसलों को नुकसान ना पहुंचा दे। इधर तखतपुर में भी बारिश का पानी निचली बस्तियों में भर गया है। नदी किनारे बसे लोगों को हटाया जा रहा है। वहीं जांजगीर चांपा में 2 सगे भाई नाला पार करते समय तेज बहाव के शिकार हो गए। ग्रामीणों ने एक भाई को तो बचा लिया, लेकिन दूसरे भाई का अब तक पता नहीं चल पाया है। दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोगों के जान पर अब ये बारिश भारी पड़ रही है। डिंडौरी और श्योपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, पुलिया का निर्माण नहीं हो पाया, कई साल से लगातार मांग की जा रही है पुलिया की, और ऐसे में लोगों की मजबूरी आप देखिए कि उन्हें इतनी तेज बारिश में नीचे किस तरह से वो जो नदी है उफान मारती हुई बह रही है और उसके बाद इस तरीके से उन्हें जान जोखिम में डालकर उसे पार करना पड़ रहा है। दूसरी तस्वीर हम आपको श्योपुर की दिखा रहे हैं। पुल के ऊपर से पानी बह रहा था और उसी दौरान जो बस ड्राइवर था वो उसी पुल के ऊपर से उस बस को लेकर के जाने की कोशिश करने लगा। ऐसे में बीच पुल में जाकर के वो बस फंस गई। गनीमत ये रही कि कोई बड़ी हानि नहीं हुई है, दुर्घटना एक बड़ी टल गई यहाँ पर। तो 3-4 दिनों से लगातार मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है और मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी अभी बारिश का मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रहने वाला है। डिंडौरी और श्योपुर की 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कहीं पर पुलिया का निर्माण नहीं हुआ है, लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो कहीं पर पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है और इस कारण भी लोगों की जान जोखिम में डाल करके उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें देश के और मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में है, जहां पर लोगों के लिए अब बारिश मुसीबत का सबब बनती जा रही है। जांजगीर जिले के ढबरा इलाके के पुटीडी गांव में उफनते नाले में बहे वकील का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। सुंदरमणि पटेल नाम का वकील अपने भाई उत्तरा पटेल के साथ ढबरा से सपोज जा रहा था और उफनते नाले को बाइक से पार कर रहे थे, जहां 5 फीट से ज्यादा पानी का बहाव था। तेज बहाव की वजह से बाइक के साथ दोनों भाई भी बह गए। उत्तरा पटेल ने किसी तरह एक पेड़ को पकड़कर अपनी जान बचा ली, जिसे ग्रामीणों ने बाहर निकाल लिया, लेकिन सुंदरमणि पटेल का अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। एसडीआरएफ की टीम के साथ क्षेत्रीय विधायक रामकुमार पटेल खुद रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे रहे, लेकिन अब तक बहे युवक का कुछ पता नहीं चल पाया है। टीम पूरा पुलिस प्रशासन पूरा यहाँ पर लगे हैं, गांव के सब अपना अपने स्तर में सब घूमत हम। भगवान करे वो सलामत रहे कि नहीं तो सलामत मिल चुके हैं। हम भगवान से भी विनती करत हन कि वो सलामत रखे है।
पेंड्रा अमरकंटक इलाके में भी लगातार बारिश हो रही है और इसके चलते बिलासपुर का अरपा भैंसाचार बैराज लबालब हो गया है। स्थिति यह है कि बैराज का गेट खोलना पड़ा और 1000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इससे बिलासपुर शहर में अरपा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। शनिचरी रपटा तक नदी का पानी पहुंच गया है और जल संसाधन विभाग ने नदी के आसपास गतिविधियां करने वाले लोगों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिला प्रशासन ने भी शहर में नदी के आसपास रहने वालों को अलर्ट किया है। आपको बता दें, बैराज की जल क्षमता स्तर 302 मीटर और करीब 22.168 क्यूसेक है और जबकि वर्तमान में बैराज का जल स्तर करीब 86% तक बढ़ चुका है। लगातार हो रही बारिश के चलते जल स्तर बैराज का लगातार बढ़ रहा है और इसे देखते हुए बैराज के गेट खोले गए हैं और पानी छोड़ा जा रहा है। आप सावधान रहें, नदी में ना जाएं, साथ ही अपने परिवार वालों को योग अनुसार योग क्रमांक केशकाल के ग्रामीण क्षेत्रों के मनोरम झरने एक बार फिर से सैलानियों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। इन्हें इको पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए जिला प्रशासन ने योजना भी बनाई है। इसी का जायजा लेने कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा समेत कई विभागों के अफसर कुएमारी मिर्दे, माड़गांव और ऊपर बेदी जलप्रपात को देखने पहुंचे। उन्होंने यहां के सौंदर्यीकरण और दूसरे निर्माण कार्यों के लिए बनाई गई कार्य योजना की जानकारी ली। प्रशासन ने स्थानीय युवकों युवतियों की पर्यटन समिति बनाई है, जिन्हें जलप्रपात में साफ सफाई, कैंटीन के साथ ही अन्य व्यवस्था की ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही इन सभी झरनों में पूरे साल पानी भरा रहे, इसके लिए भी नरवा के तहत स्टॉप डैम, चेक डैम के माध्यम से पूरे साल पानी भरने की योजना बनाई गई है। इन इलाकों में कई नक्सली घटनाएं भी हुई है, जिसकी वजह से सामुदायिक पुलिसिंग के जरिए लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय युवक है और युवतियां हैं, उनकी पर्यटन समिति बनाई है। अब इनकी ट्रेनिंग भी करा रहे हैं कि किस तरह से इनको ये सारे जो वाटरफॉल्स है किस तरह से लोग इसको मैनेज कर सकते हैं। इसमें सभी तरह की जिम्मेदारी रहेगी। इनको साफ़ सफाई रखना, इनका पूरा मैनेजमेंट इनको रखना होगा, कैंटीन चलाना होगा। पत्थलगांव इलाके के हदगड़ा गांव में स्थापित होने वाली टांगरगांव स्टील प्लांट को लेकर भाजपा का 9 सदस्यीय दल अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला है। संसद का सत्र से लौटकर रायगढ़ की सांसद गोमती साय भाजपा कोर कमेटी के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करने वाली हैं। आपको बता दें, स्थापना से पहले ही स्टील प्लांट का टांगरगांव के साथ ही दर्जन भर गांव के लोग मुखर होकर विरोध कर रहे हैं। सांसद गोमती साय के नेतृत्व में एक दल ने इससे प्रभावित होने वाले लोगों में जाकर गांव में जाकर लोगों से बातचीत की और एक रिपोर्ट तैयार की है। सांसद गोमती साय का कहना है कि लोगों की जनभावनाओं की अनदेखी नहीं होगी। जशपुर जिले की हरियाली और पुरातात्विक महत्व के हदगड़ा गांव का अस्तित्व किसी भी कीमत पर नष्ट नहीं होने दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में गुरु पूर्णिमा के मौके पर भाजपा ने पहली बार सियासी तौर पर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाते हुए इलाके के धर्म गुरुओं का पूजन और सम्मान किया। कांग्रेस ने इसे संघ का एजेंडा बताया और पर्व त्योहार धर्म की सियासत करने का आरोप लगाया। तो भाजपा ने यह कहकर पलटवार किया कि कांग्रेस तो सिर्फ और सिर्फ चुनावों के वक्त ही प्रणाम करती है। मध्य प्रदेश में गुरु पूर्णिमा पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। बीजेपी गुरु वंदना कर रही है तो कांग्रेस इस सियासत पर, आस्था पर भारी सियासत कर रही है। देखिए। ये तस्वीरें भोपाल के गुफा मंदिर की हैं, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा गुफा मंदिर के महंत पंडित राम प्रवेश दास जी का पूजन करने पहुंचे। दरअसल ये गुरु पूर्णिमा पर बीजेपी के गुरु पूजन कार्यक्रम का एक हिस्सा है। शर्मा की तर्ज पर मंडल स्तर तक बीजेपी नेताओं ने मठ और मंदिरों के महंत, धर्मगुरुओं और समाज के ऐसे लोग जिन्हें लोग गुरु मानते हैं, उनके पास जाकर उनका पूजन और सम्मान किया। मौजूदा दौर में सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी ने गुरु पूर्णिमा पर पूजन की नई परंपरा क्यों शुरू की? क्या पार्टी ऐसे कार्यक्रमों के जरिए हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती है? क्या ये खस्ताहाल अर्थव्यवस्था और कोरोना के कारण लोगों की नाराजगी को दूर करने की कोशिश है, या फिर इन कार्यक्रमों के जरिए सोशल इंजीनियरिंग पर है बीजेपी की नजर? वैसे बीजेपी का कहना है कि ये हमारी संस्कृति है, जबकि कांग्रेस केवल वोट की खातिर प्रणाम करती आई है। भारतीय जनता पार्टी तो भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत है ना, इसलिए जो भी काम करती है वो काम भारतीय जनता पार्टी समाज के लिए जो आवश्यक है उन कामों को करती है। लेकिन कांग्रेस को, चूंकि कांग्रेस भारतीय संस्कृति पर
भारत के अपने आध्यात्म पर या अपने स्वत्व पर विश्वास नहीं करती है। कांग्रेसी तो ना हिंदू संस्कृति को मानते हैं, न हिंदू विचार पर विश्वास रखते हैं। कांग्रेस के नेता गुरु पूर्णिमा नहीं मनाएंगे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का जन्मदिन मनाएंगे। उन्हें गुरुओं से क्या लेना देना, और जो खुद गुरु घंटाल हैं उनको गुरुओं से कोई मतलब नहीं। बीजेपी ने जहां पूरे जोर शोर से गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी को अवसरवादी करार देते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी ऐसे हथकंडों के जरिए लोगों को बरगलाने का काम करती है। कांग्रेस नेताओं ने ये तक कह दिया कि बीजेपी के सर्वोच्च पद पर बैठे नेताओं ने आडवाणी को अपना गुरु बताया था, लेकिन आज गुरु पूर्णिमा के मौके पर उनका तिरस्कार कर दिया गया है। अचानक इन्हें ये सब क्यों याद आता? इतने वर्ष से इनकी मध्य प्रदेश में सरकार रही, आज तक गुरु पूर्णिमा वर्षों से आ रही, पहली बार ये गुरु पूर्णिमा क्यों मना रहे हैं? इसके पहले इनको गुरुओं की याद क्यों नहीं आई? इसलिए इस वर्ष मना रहे हैं कि चुनावी दौर है, अभी नगरीय निकाय के चुनाव आने वाले हैं, पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, 4 प्रदेश में उपचुनाव है, और जब मुद्दों से भी इनको ध्यान भटकाना हो तो इस तरह का आयोजन ले आते हैं, धर्म का उपयोग करते हैं ताकि मुद्दों से भटकाया जा सके। भारतीय जनता पार्टी को धार्मिक आस्थाएं अपने पक्ष में भुनाने में कोई गुरेज नहीं है। उनके किस नेता ने मौजूदा वरिष्ठतम नेता माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी को अपना गुरु संबोधित किया था, और आज उस गुरु की क्या दुर्दशा कर रखी है। दरअसल बीजेपी का गुरु पूजन कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उस परंपरा की तरह है जब साल में एक बार स्वयंसेवक अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के तौर पर कुछ राशि देते हैं। मुमकिन है ऐसे कार्यक्रमों के जरिए बीजेपी खुद पर कॉरपोरेट कल्चर का ठप्पा लगने से बचाना चाहती है। विवेक पटैया के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। चलिए और अब बात करेंगे सावन महीने की। हर हर महादेव। जी हां, सावन महीने को लेकर मंदसौर के भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में तैयारियां शुरू हो गई है। मंदिर को विशेष तौर पर सजाया जा रहा है। साथ ही कोरोना के चलते मंदिर परिसर में आने वाले भक्तों को मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही गर्भगृह में भी साज सज्जा की गई है। सावन महीने में दर्शन करने आने वाले भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर में सुरक्षा की दृष्टि से 41 कैमरे लगाए गए हैं जो हर हरकत पर नजर रखेंगे। वहीं कोरोना को देखते हुए मंदिर में परिसर में भक्तों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। हालांकि गर्भगृह में अब भी प्रवेश पर प्रतिबंध जारी रहेगा। पशुपतिनाथ मंदिर में 41 कैमरे लगाए गए हैं जो प्रवेश, निर्गम, गर्भगृह, बाहरी परिसर, आंतरिक परिसर, पुलिया, रास्ते आदि जो है उसमें कवर किए गए हैं। और आदि व्यवस्थाओं के साथ ही यहाँ पे दर्शन व्यवस्था, जो दर्शनार्थी आएंगे उनका क्लू में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में यहाँ पे दर्शन कराए जाएंगे। चूंकि श्रावण मास प्रारंभ हो चुका, आज से ही काफी दर्शनार्थियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई। बाहर गेट के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग रख करके उनको लाइन से कतारबद्ध खड़ा किया जा रहा है। सभी दर्शनार्थियों को दर्शन करना है, भगवान पशुपतिनाथ दर्शन करने की इजाजत। हमको तो बहुत अच्छा लगा, और हम पहली बार इस मंदिर में आए हैं तो हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और हम वैसे भी सोमवार मतलब बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं इसको। हम तो राजस्थान के हैं, पहली बार ही आए हैं। एक बार पहले आए, उसके बाद तो काफ़ी चेंज है। मंदिर बहुत सुंदर है। मंदसौर में प्रसिद्ध मंदिर पशुपतिनाथ का पहले काफ़ी श्रृंगार वगैरह का बहुत ही चेंज है, बहुत सुंदर परिसर वगैरह, धर्मशाला वगैरह सब व्यवस्था बहुत अच्छी है। और इसी के साथ साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।